हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है रेडी फॉर फ्यूचर पर। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट पार्ट जो थे हमने उनमें देखा था हमारी संविधान सभा की मांग कैसे उठी, कैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाग संविधान में जो हमारे अनुच्छेद आर्टिकल दिए हुए हैं, जो हमारे भाग दिए हुए हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे स्टेप वाइज। ठीक है। तो आज हमारा होगा भाग एक अनुच्छेद। भाग एक में कितने अनुच्छेद है वो हम देखेंगे। ठीक है। आपको जैसे कि लास्ट क्लासेस में मैंने बताया भी था कि हमारे संविधान में जो है भाग 22 भाग है, जो कि अब संशोधित होकर 25 हो गए हैं। इन्हीं 22 भाग को जैसे क ख ग में डिवाइड करके कुछ भागों को इस तरीके से भाग 25 हो गए हैं। और अनुच्छेद 395 थे, लेकिन अभी 470 है, संशोधित करके अमेंडमेंट करके 470 हमारे इसमें अनुच्छेद है। अनुसूचियां पहले 8 थी, अभी 12 है। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं 22 भाग है। इसको हम एक ऐसे ले सकते हैं कि चैप्टर वाइज, कि हमारे संविधान में टोटल 22 चैप्टर्स है। ठीक है। फिर उन चैप्टर्स में अलग अलग टॉपिक है। तो वो टॉपिक क्या क्या है? अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल्स 395। तो इस तरीके से हम अपने संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज देखते हैं हम संविधान का भाग एक। भाग एक में क्या दिया हुआ है? संघ और इसके राज्य क्षेत्र। संघ और इसके राज्य क्षेत्र। ठीक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है। इसमें अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद है? भाग एक में 4 अनुच्छेद है, 1 2 3 4। चलिए आइए देखते हैं इन चारों अनुच्छेद में किस बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। नंबर 1 अनुच्छेद में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। मतलब इसमें जो सभी राज्य जुड़े हुए हैं वो एक संघ की तरह जुड़े हुए हैं, ना कि अलग अलग है। जैसे कि अमेरिका में क्या है, हर एक राज्य का अपना अलग प्रशासन भी है। ठीक है। वो स्वतंत्र है, तो वो उससे अलग भी हो सकते हैं। ठीक है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इसके अंदर राज्य जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद वो कभी अलग नहीं हो सकते, स्वतंत्र नहीं हो सकते। राज्यों का एक स्वतंत्र शासन चलेगा, लेकिन केंद्र के अंडर में चलेगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व होगा। तो भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। ठीक है। नंबर 2 आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद 2 में दिया हुआ है किसी विदेशी राज्य का भारत में विलय। ठीक है। किसी भी विदेशी राज्य का भारत में विलय किया जा सकता है। ठीक है। एक साधारण कानूनी प्रक्रिया, संसद की प्रक्रिया के द्वारा, साधारण प्रक्रिया के द्वारा किसी भी राज्य का विलय किया जा सकता है, या किसी भी विदेशी राज्य का विलय किया जा सकता है भारत में। ठीक है। जैसे कि हमारे सिक्किम राज्य को मिलाया गया था। ठीक है। 16 मई 1975 में सिक्किम राज्य को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम में मिलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 3 में क्या है? किसी भी वर्तमान राज्य में परिवर्तन। किसी भी वर्तमान राज्य में परिवर्तन संसद कर सकती है बिना उसकी अनुमति के। ठीक है। बिना उससे सलाह मशवरा किए हुए और बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। ठीक है। क्या संसद क्या कर सकती है? किसी भी राज्य की सीमा में उसका क्षेत्र परिवर्तन कर सकती है, कोई नया राज्य जोड़ सकती है, मतलब या किसी नए 2 राज्यों को जोड़ के उस राज्य में मिला सकती है, या उस राज्य की सीमा को घटा सकती है या बढ़ा सकती है। ये संसद के पास शक्ति है और बिना उस राज्य की अनुमति के ये कार्य संसद कर सकती है। और इस प्रक्रिया के लिए और इस प्रक्रिया के राष्ट्रपति की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। आर्टिकल 4 में देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 4 में दिया हुआ आर्टिकल 4 में कि 368, जो आर्टिकल 368 है, ये आर्टिकल 2 और 3 इस 368 के बाहर है। मतलब जब भी संसद किसी नए राज्य को भारत में मिलाएगी या किसी राज्य का पुनर्गठन करेगी, उसका पुनर्सीमन करेगी, पुनर्सीमन मतलब उसकी सीमा का निर्धारण करेगी, उसके क्षेत्र का निर्धारण करेगी, पुनर्गठन करेगी, तो
वहां पर राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। तो संसद ने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को आर्टिकल 368 से बाहर रखा है। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल 4 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल है कि देखते हैं, सिक्किम को भारत की सीमा में मिलाया गया था 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो मिलाया गया, इसको सह राज्य बनाया गया। ठीक है, सह राज्य की आप एक बार मिलके देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मिल जाना, नहीं तो आप स्वतंत्र हो ही। ठीक है, फिर सिक्किम को सही लगा, 6 महीने के बाद ये 1974 में किया गया था। ठीक है, इसके 6 महीने के बाद 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का ही राज्य घोषित कर दिया गया 1975 में। ठीक है, सिक्किम को भारत का राज्य घोषित कर दिया गया 1975 में। ठीक है, अच्छा ये क्या, ये किसी भी वर्तमान राज्य की सीमा में परिवर्तन, वर्तमान राज्य की सीमा में परिवर्तन, जैसे कि बिहार से झारखंड को अलग किया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, और जैसे कि यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया। ठीक है, और सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ था 1966 में। पेप्सू जो राज्य था, पेप्सू पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट ऑफ यूनियन। ठीक है, पेप्सू राज्य को अलग किया गया था। पेप्सू को अलग किया गया था। पेप्सू को कैसे अलग किया गया था? 4 इसके हिस्से किए गए थे, पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, इसके 4 हिस्से, पंजाब नंबर 2 जो था इसका हरियाणा, और नंबर 3 हिमाचल प्रदेश, और नंबर 5 चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। तो पंजाब को भाषाई आधार पर पंजाब और हरियाणा को किया गया, जहां पंजाबी बोली जाती थी वो उसको पंजाब कर दिया गया, और हरियाणा को जहाँ हिंदी बोली जाती थी, और जो हरियाणा का जो पहाड़ी क्षेत्र था जितना भी, उसको हिमाचल प्रदेश के रूप में अलग कर दिया गया। और चौथा था चंडीगढ़, इसको क्या यूनियन टेरिटरी बनाया गया, पंजाब और हरियाणा की कैपिटल। ठीक है, ये 1966 में ये अमेंडमेंट हुआ था। 1966 में ये राज्यों में मतलब बदलाव किया गया था। ठीक है, पहले हिमाचल प्रदेश को भी पहले यूनियन टेरिटरी ही घोषित किया गया था, लेकिन बाद में 1969 में इसको भी पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये था हमारा भाग 1 अनुच्छेद, इसमें 4 है। ठीक है, 4 अनुच्छेद है। तो चलिए आइए देखते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक नजर डालते हैं कि जो ये हमारा भारत संघ है, एक यूनियन है, ये कैसे बना, यूनियन कैसे बना। देखिए, पहले क्या था, जब हमारी देश आजाद हुआ था तो जो लॉर्ड डलहौजी थे, जो देश की आजादी के समय जो लॉर्ड डलहौजी थे, ब्रिटिशर्स, उन्होंने क्या किया, भारत को 4 राज्यों में विभक्त किया। जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत क्षेत्र आते थे उनको ए राज्य में कर दिया। ठीक है, इसमें 9 क्षेत्र आते थे, 9 राज्य आते थे। ये वाला हिस्सा, जो ऊपर वाला हिस्सा था, ये ए क्षेत्र में आता था। ठीक है, ये वाला जिसमें पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, ये वाला क्षेत्र ए में आता था। ठीक है, फिर प्रिंसली स्टेट, आपको पता है कि हमारे भारत में देशी रियासतें थी बहुत सारी, तो उसको बी में कर दिया। ठीक है, इसमें भी कितने राज्य थे? 9। ठीक है, फिर चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे हमारे,
मुख्य आयुक्तों के क्षेत्र, उसको सी राज्य बना दिया, उसमें थे 10 राज्य हमारे, ठीक है। उसके बाद अंडमान निकोबार को एक अलग यूनियन टेरिटरी में रखा, डी, ठीक है। उसमें एक हमारा राज्य था अंडमान निकोबार, ये वाला द्वीप समूह, ठीक है। तो ये इनको 4 राज्यों में विभक्त कर दिया। लेकिन देश की आजादी के बाद जब हमारा 1951 में फर्स्ट हमारा इलेक्शन हुआ, तो इस तरीके से देश हमारा विभाजन था 4 स्टेट में, ठीक है। तो इस तरीके से देश का शासन चलाना बहुत मुश्किल था। तो उससे पहले मतलब 1947 में ही क्या हुआ, राज्यों का पुनर्गठन करने का विचार किया गया कि इन राज्यों को कैसे विलय किया जाए, मतलब इन राज्यों को कैसे भारत में मिलाया जाए। तो हमारी टोटल देशी रियासतें थी, यहां लिख देते हैं, हमारी टोटल देशी रियासतें थी 552, ठीक है। प्रिंसली स्टेट, ठीक है। इसमें से 549 तो आसानी से भारत में विलय हो गई, ठीक है। उन्होंने आसानी से हस्ताक्षर कर दिए भारत में विलय होने के लिए। फिर उसके बाद बची हमारी तीन स्टेट बचे। कौन कौन से थे वो 3 स्टेट? जूनागढ़, ठीक है, नंबर 2 हैदराबाद, और नंबर 3 कश्मीर। कश्मीर, ठीक है। तो इनको, ये तीनों विलय नहीं हुए, ये 3 जो हमारे स्टेट थे वो विलय नहीं हुए, ठीक है। जूनागढ़ यहां था, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ठीक है, ये विलय नहीं हुए। तो इनको कैसे विलय किया गया? जो जूनागढ़ के नवाब थे, ठीक है, जूनागढ़ को मिलाया गया रेफरेंडम द्वारा। रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह द्वारा, कि जनमत कराया गया लोगों से। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो जूनागढ़ के नवाब थे वो मुस्लिम थे और जो वहां की जनता थी वो हिंदू थी, ठीक है। तो वो भारत में रहना चाहती थी और ये जूनागढ़ के नवाब जिद पकड़े हुए थे कि उनको पाकिस्तान में विलय होना है, तो पाकिस्तान में विलय होना है, ठीक है। तो जनमत संग्रह हुआ, जनमत संग्रह में लोगों ने अपना मत दिया भारत में रहने के लिए। तो इस तरीके से जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, रेफरेंडम द्वारा भारत में विलय कर लिया गया। नंबर 2 हैदराबाद। हैदराबाद के जो निजाम थे वो भी पाकिस्तान में जाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पुलिस कार्रवाई के द्वारा इनको मतलब धमका के या इन पे पुलिस कार्रवाई करके हैदराबाद को भी भारत में विलय कर लिया गया। बचा तीसरा कश्मीर। जो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, वो हिंदू थे, ठीक है, और वहां की जनता थी मुस्लिम, वहां की जनता मुस्लिम थी, ठीक है। तो ये हरि सिंह जो थे, इनके प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला, तो ये उनकी बात ज्यादा मानते थे। तो ये हरि सिंह जो थे वो भारत में विलय नहीं होना चाहते थे, वो अपना अलग राज्य बनाना चाहते थे, कि अलग राज्य, अलग देश, कि मैं एज अ अलग कंट्री रहूंगा, ठीक है। तो ये अलग रहना चाहते थे। फिर क्या हुआ 1947 में पाकिस्तान ने अपने द्वारा यहाँ से कबीलों के रूप में आतंकवादी या घुसपैठी आप बोल सकते हो उनको भेजा, और यहाँ पे उन्होंने इतना मारकाट इतनी मचाई, इतना मतलब वो उन्होंने बहुत गंदा माहौल यहाँ का ऐसा बना दिया। तो राजा हरि सिंह को मजबूरी में विलय होना पड़ा भारत में। वो विलय नहीं होना चाहते थे, लेकिन वो जो उनके प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला, उनकी बात मानते थे।
तो उन्होंने क्या किया, कहा कि ठीक है हम विलय तो होंगे, हो जाएंगे, हम भारत में विलय तो होंगे, लेकिन हमारा एक अलग हमारे लिए व्यवस्था की जाए, मतलब जो सारे देश पे जो संविधान लागू होगा वो हम पे नहीं होगा। तो इस अब फिर यहाँ पर जब ये इधर से पाकिस्तान का हमला हो रहा था तो पाकिस्तान इतना क्षेत्र कब्जा चुका था, ठीक है, जिसको पीओके कहा जाता है, ये आज भी पाकिस्तान के पास है, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। तो आनन फानन में वो विलय हो गए, ठीक है, और इनकी जो शर्तें थी वो भी मान ली गई, इनकी शर्तें वो भी मान ली गई। तो इन्होंने आनन फानन में जब विलय हुए तो इनकी शर्त थी धारा 370 की, धारा 370 के विशेष प्रावधान लागू होंगे यहाँ पर कश्मीर में, ठीक है। इसके बारे में हम आगे अपना चर्चा करेंगे आर्टिकल्स में, ठीक है, 370 की चर्चा आगे करेंगे। तो इनकी इस बात को मान लिया गया आनन फानन में कि ठीक है 370 का यहाँ पे मतलब विशेष प्रावधान जो होंगे वो लागू किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर ये कश्मीर भी भारत में विलय हो गया, लेकिन उस टाइम तक जो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर था, जो जिसपे पाकिस्तान कब्जा कर चुका था, ये तो पाकिस्तान के पास आज भी है वहीं पे, तो ये विलय नहीं हो पाया, ठीक है। तो इतना ही हमारे पास पार्ट कश्मीर का है, ठीक है। फिर लेकिन हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मतलब उन्होंने हर चीज के लिए एक विशेष प्रावधान रखा था। धारा 370 का भी उन्होंने एक बहुत ही बेजोड़ कानून मतलब संविधान में था, जो यहाँ की सरकार को शायद नहीं पता था या जैसे भी है। तो उन्होंने उसमें क्या था, अगर कोई राज्य अपना प्रशासन अच्छे से नहीं चलाएगा, ठीक है, तो वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाएगा। तो 2019 में वही हुआ, जो यहाँ गठबंधन की सरकार थी वो आपस में लड़ने लगी, और यहाँ पे क्या हुआ, जब वो शासन अच्छे से नहीं चला, जब वहां पे कोई भी सरकार नहीं थी, तो यहाँ राष्ट्रपति का हस्तक्षेप हुआ, राष्ट्रपति का शासन लागू हुआ और धारा 370 को हटा दिया गया। मतलब धारा 370 के जो विशेष प्रावधान राजा हरि सिंह ने जुड़वाए थे उनको हटा दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से धारा 370 का अंत हुआ कश्मीर में। इसके बारे में हम आगे अपनी क्लासेस में चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये हमारे ये सब भी हमारे प्रिंसली स्टेट ये भी मिल चुके थे, हमारे भारत में विलय हो चुके थे, ठीक है। तो ये 4 स्टेट हमारे थे उस टाइम पर 1951 में जब देश का पहला चुनाव हुआ। लेकिन इन चारों स्टेट के मतलब अकॉर्डिंग भारत का प्रशासन चलाना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो भारत में फिर मतलब राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए, ठीक है। तो क्या हुआ, तरीके से देश का विभाजन जो था हमारा चार राज्यों में, ये क्या थी, अस्थायी व्यवस्था थी। तो फिर हमारे देश के राज्यों का पुनर्गठन की मांग उठी। सबसे पहले दक्षिण भारत से राज्य के पुनर्गठन की मांग उठी भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग उठी, ठीक है। तो 1948 में एस्केधर समिति ने एक रिपोर्ट पेश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करना मतलब सही नहीं है, और राज्यों का पुनर्गठन जो है वो प्रशासन के सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए, किस तरीके से प्रशासन चलेगा। फिर इस रिपोर्ट के आने के बाद देश में बहुत ही असंतोष फैल गया, ठीक है, असंतोष फैल गया। फिर उसके बाद 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीतारमैया की एक समिति बनी। इस समिति ने एक रिपोर्ट पेश की, ठीक है। इस समिति ने क्या की, एक रिपोर्ट पेश की। इस समिति को JVP समिति भी कहा जाता है, JVP, ठीक है, समिति भी कहा जाता है। तो इसने एक रिपोर्ट पेश की कि मतलब इसने कहा, इस समिति ने, कि भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। लेकिन 1953 में
1 अक्टूबर 1953 में पहला भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया। भाषा के आधार पर फर्स्ट जो राज्य बना था 1953 में, वो कौन था? आंध्र प्रदेश था। क्योंकि यहाँ पे एक कांग्रेसी नेता थे पोट्टी श्री रामुलु, उन्होंने 56 डेज का अनशन किया, भूख हड़ताल की और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने के बाद वहां पर बहुत ही असंतोष फैल गया, मतलब दंगे एक तरीके से हम कह सकते हैं होने लगे। तो पंडित नेहरू ने फिर घोषणा कर दी कि ठीक है, आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। लेकिन जब इसका पुनर्गठन किया गया तो और राज्यों की भी मांग उठने लगी भाषा के आधार पर। तो फिर एक फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो उन्होंने 3 साल का समय लिया, 3 साल का समय लिया और 1956 में फजल अली आयोग की रिपोर्ट आई। फजल अली आयोग की रिपोर्ट आई और इसमें क्या हुआ? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या रिपोर्ट आई कि जो ये हमारा गुजरात और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, ठीक है, इसमें गुजराती बोलने वालों को गुजरात के रूप में विभक्त कर दिया गया और मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र के रूप में। लेकिन इसमें क्या शर्त रखी गई? शर्त रखी गई किसी भी राज्य में रहने के लिए वहां की भाषा आना जरूरी नहीं होगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं होगा कि जो व्यक्ति उस राज्य में रहेगा उसे वहां की भाषा आना जरूरी है। क्योंकि आपको पता है जो हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है, वो हमारी हिंदी है और हिंदी को ही हमारी इसमें मतलब मेन जो हमारी भारत में वो हिंदी ही बोली जाती है। तो उन्होंने बोला कि अगर गुजराती किसी को नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुजरात में नहीं रह सकता, या अगर किसी को मराठी नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो महाराष्ट्र में नहीं रह सकता। तो फजल अली आयोग के द्वारा फिर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 7वां संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन हुआ। इस तरीके से हमारे राज्यों का पुनर्गठन किया गया और हमारे भारत में उस टाइम पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और आज के टाइम पे हमारे राज्य कितने राज्य है? 28 राज्य है, 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, तो ये था हमारे संविधान का भाग 1 और उसमें 4 अनुच्छेद थे। और हमने यहाँ पर देखा कि कैसे हमारा भारत राज्यों का संघ बना, कैसे हमने यूनियंस को इकट्ठा करके भारत का राज्यों का पुनर्गठन किया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट भाग 1। नेक्स्ट पार्ट में हम चर्चा करेंगे भाग 2 और आगे के आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।